गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम NISM 5A मॉड्यूल हिंदी का फिफ्थ पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अब तक हमने चार पार्ट्स और रिकॉर्ड किए हैं, तो अब तक आप लोगों ने वो चार पार्ट नहीं देखे हैं, मेक श्योर आप वो चारों पार्ट्स देख लें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो शुरू करते हैं आज की बात। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, विल स्टार्ट विद एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है? जो म्यूचुअल फंड है वो एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है अपने यूनिट होल्डर्स को, जिन्होंने पिछले 6 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उनको एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो दिया जाता है। एक स्टेटमेंट होता है, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये कब होता है? ये हर कैलेंडर मंथ में, यानी 1 से 30 तक, हर कैलेंडर मंथ में वो भेजा जाता है। 1 से 30 तक का नेक्स्ट मंथ के 10 से पहले पहले सक्सीडिंग मंथ में भेजा जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, हर कैलेंडर मंथ में जो भी होगा वो या तो बाय पोस्ट या बाय मेल, इन जनरल ईमेल के थ्रू दिया जाएगा ऑन और बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, प्रोवाइडेड देयर हैज बीन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब अगर वहां पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है तो ये भेजा जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपने कोई ट्रांजैक्शन की, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक फॉर एग्जांपल, या 31 जनवरी तक। तो 10 फरवरी तक या उससे पहले वो जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। स्विच एक रिडेम्पशन करने का तरीका है। किसी भी एक स्कीम से आपने रिडेम्पशन किया और आपने दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, तो स्विच में एक ही ट्रांजैक्शन में रिडेम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ हो जाता है। तो एग्जिस्टिंग स्कीम से आपने रिडेम्पशन लिया और दूसरी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको स्विच कहा जाता है। नैश, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो जब भी आप कोई SIP स्टार्ट करते हैं, कोई भी रिकरिंग एक्सपेंस या लगातार होने वाले जो SIP है, कोई इंस्टॉलमेंट है, जब वो जाती है तो वो नैश के थ्रू ही जाती है। किसने लॉन्च किया है? फ्रॉम NPCI, इन्होंने लॉन्च किया था, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नैश जो है वो एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। तो अगेन, चाहे आप कोई SIP लगातार हर महीने जमा करते हैं, तो उसमें नैश से पैसा बेसिकली इन जनरल आपके अकाउंट से कट जाता है, तो उस प्रोसेस को नैश कहा जाता है। राइट, ये मुझे लगता है बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आया। कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बल्क पेमेंट करने के लिए, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी, इंटरेस्ट, उसमें नैश जो फैसिलिटी है वो बहुत काम आती है। एक टर्म है, उसको हम कहते हैं UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग मोबाइल फोन से उसका इस्तेमाल भी करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो मोबाइल ऐप के थ्रू वो हो जाता है। बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं, चाहे आप पेटीएम यूज करते हैं, भीम UPI यूज करते हैं, या किसी भी और तरह का सॉल्यूशन आप बेसिकली उसमें यूज करते हैं। तो जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वो आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट करता है। राइट, तो जनरली उसमें आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उससे वो इनिशिएट हो जाता है। तो एक बार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया तो आपका जो UPI है वो चालू हो जाता है या फिर एक्टिवेट हो जाता है। एक टर्म होता है एसबा, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या होता है? ये लेट से एक नया IPO आ रहा है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं उसमें कुछ शेयर्स को बेसिकली जो सब्सक्राइब है वो करना चाहता हूं, तो मैं एसबा के थ्रू जा सकता हूं। हालांकि मैं UPI के थ्रू भी जा सकता हूं, बट एसबा क्या होता है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो मेरा एक अमाउंट वहां पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर मेरे को वो अलॉट हो जाएंगे शेयर्स, तो मेरे को वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। मान लीजिए शेयर्स अलॉट नहीं हो, तो उस केस में वो पैसा मेरे अकाउंट में बना रहेगा। और उसकी वजह से जब तक अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, मैंने अप्लाई किया और जब तक अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, तब तक वो पैसा मेरे अकाउंट में ब्लॉक्ड रहेगा, और उतने दिन की ब्याज भी मुझे, या इंटरेस्ट भी मुझे देखने को मिलेगी। राइट, ये एक स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। तो ये स्टेटमेंट कैश ट्रांजैक्शन की ये बात कर रहा है। कैश ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है म्यूचुअल फंड्स में, या किसी भी सिक्योरिटीज मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। एक टर्म होता है इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी। ये लिक्विड स्कीम्स में प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी क्या करता है कि जब भी आप रिडेम्पशन करेंगे, सेम डे
आपके जो अकाउंट में पैसा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आईएएफ इन जनरल जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एएमसीज हैं, वो कहाँ किस केस में करती हैं? वो करती हैं लिक्विड स्कीम्स के केस में। म्यूचुअल फंड की जो लिक्विड स्कीम्स हैं उस केस में ये किया जाता है, राइट। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, कितना किया जाएगा? सो अप टू या तो 50,000 या फिर टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका अप टू 90%, जो भी इन दोनों का लोअर होगा उसको, उस वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, राइट। देन कट ऑफ टाइमिंग एप्लीकेबल नहीं होती एनएफओ के केस में और इंटरनेशनल फंड्स के केस में, यानी जब भी एनएफओ चल रहा होगा, न्यू फंड ऑफरिंग चल रही हो, तो उसमें कट ऑफ टाइमिंग मैनेज मेंशन नहीं की जाती। टाइम स्टैम्पिंग क्या होती है? ये परचेज और रीपरचेज ट्रांजैक्शन जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए फूल प्रूफ एक मैकेनिज्म है, जिससे कि सारे टाइम आपका कैप्चर हो जाता है कि किस मोमेंट पे आपने जो परचेज या रीपरचेज की ट्रांजैक्शन की। इससे फायदा क्या होगा? इससे भूल नहीं पड़ती किसी भी चीज में। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब सबमिट होती हैं, राइट। टाइम स्टैंपिंग सारी ट्रांजैक्शंस में होती है और उसमें एक्सेप्टेंस, ऑफिशियल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस बेसिकली उसमें रहता है, राइट। सो इसको ओपीओएस बोला जाता है, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। सेबी और आरबीआई ने कुछ क्वालिफाइड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो केवाईसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दें, वो इक्विटी और डेट स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड्स में दो रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला रूट क्या होगा? डायरेक्ट रूट, कि वो सीधा क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अपने डीमैट अकाउंट में लेंगे थ्रू अ सेबी रजिस्टर्ड डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसके थ्रू उसको ले सकते हैं। दूसरा रूट होता है विच इज द इनडायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट का मतलब होता है उनको एक यूनिट कंफर्मेशन रिसिप्ट चाहिए होती है म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के थ्रू, राइट। सो यूसीआर के थ्रू भी वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में। और द एक क्वेश्चन होता है हु कैन इन्वेस्ट, तो वो यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारे आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऑफर डॉक्यूमेंट जब आपको मिलेगा, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि एक्चुअल में एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। सारे इन्वेस्टर्स को केवाईसी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद आईपीवी भी होता है सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के थ्रू। क्या होता है आईपीवी? इन पर्सन वेरिफिकेशन। आमतौर पे आईपीवी कौन करता है? ये करते हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो ही आईपीवी या इन पर्सन वेरिफिकेशन करते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक वैलिड ARN होना चाहिए, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके बाद आपका केवाईसी प्रोसेस अगर फुलफिल्ड है तो फिर आप इन पर्सन वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट का। माइक्रो SIPs एक टर्म है इसमें, जो कि 50,000 सालाना से कम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड हाउस में, उसको इसमें पैन कार्ड से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं कि विदाउट पैन कार्ड कोई भी केवाईसी फुलफिल नहीं होती। तो मेक श्योर कि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जरूर बनी रहनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना अमाउंट है, बट पैन कार्ड उसमें होना, लगना जरूरी है, राइट। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इसको कैर्साई बोलते हैं। ये क्या करता है? सेंट्रल केवाईसी में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको रजिस्टर करता है अंडर द PML रूल्स, यानी जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिसीव करता है, स्टोर करता है, सेफ गार्ड करता है, रिट्रीव करता है सारे केवाईसी डेटा को फाइनेंशियल सेक्टर के। तो ये बात हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कई बार कैरसाई की फुल फॉर्म सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। जब भी जो CKYC सेंट्रल केवाईसी है वो एक बार हो जाएगी, तो इन्वेस्टर को एक 14 डिजिट का केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर KIN उसको अलॉट कर दिया जाता है। eKYC आसानी से आप अपने आधार से, OTP से ऑथेंटिकेट करके कर सकते हैं। उसके लिए आपका आधार कार्ड आपके फोन से लिंक होना, फोन नंबर से लिंक होना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं है तो फिर ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा, राइट। देन म्यूचुअल फंड एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू SIP, जिसका नाम है टॉप अप फैसिलिटी। टॉप अप फैसिलिटी क्या होती है? मान लीजिए मैंने आज कोई SIP स्टार्ट की है 1,000 रुपये प्रति माह की, और मेरी तनख्वाह
या मेरी जो सैलरी है वो आम तौर पे 7-8% से या 10% से सालाना बढ़ जाती है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आज 1,000 रुपए की SIP स्टार्ट की, टॉपअप SIP थी, तो 12 महीने तक मेरी SIP 1,000 रुपए की गई। फिर मैंने उस पर 10% का टॉपअप लगा दिया है, तो हर साल 10% से मेरी SIP बढ़ जाएगी। यानी आज 1,000 रुपए की गई है 12 महीने तक, 13th मंथ से यानी 13वें महीने से वो 1,100 रुपए की जो SIP है वो जाएगी। इसको कहते हैं टॉपअप SIP। एक इन्वेस्टर जो है वो मैक्सिमम 3 नॉमिनेशन या अपने नॉमिनी बना सकता है। जब भी वो एक से ज्यादा नॉमिनी बनाएगा तो ये मैंडेटरी है कि वो परसेंटेज वाइज उनको बता दे कि किस नॉमिनी को कितने परसेंट उसका नॉमिनेशन जो है मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज वाइज उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तो अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा नॉमिनी का। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है सिर्फ वही अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। अगर माइनर्स हैं तो उसमें कोई भी माइनर्स, अगर इन्वेस्टर जो है वो माइनर है तो उसमें नॉमिनेशन नहीं होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो भी अपना नॉमिनी असाइन नहीं कर सकता इसमें। तो नॉमिनी कौन होगा? वो इंडिविजुअल हो सकता है इंक्लूडिंग माइनर एंड NRIs। माइनर के केस में उसके जो पेरेंट हैं या जो गार्जियंस हैं वो वहां पर होंगे, राइट। इफ द नॉमिनी इज अ माइनर, हाँ, तो गार्डियन को स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। कोई भी नॉमिनेशन ट्रस्ट के फेवर में नहीं हो सकता। ट्रस्ट, सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, इन सब के फेवर में नहीं हो सकता, एक्सेप्ट चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, यानी कि कोई मंदिर है तो उस केस में उसके फेवर में किया जा सकता है नॉमिनेशन, या नॉमिनी वो हो सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स की अगर बात की जाए, यूनिट कैसे ट्रांसमिट की जाएंगी, आगे कैसे दी जाएंगी, तो उसमें जो भी पर्सनल इंटाइटल्ड होगा रिसीव करने का, वो कब मिलेगा उसको? एट द इवेंट ऑफ डेथ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं, उनके पास 1,000 यूनिट है म्यूचुअल फंड के, और उनकी डेथ हो जाए तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन मतलब अब वो यूनिट्स किसको ट्रांसफर की जाएंगी डेथ के केस में, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स जो टर्म है यूटिलाइज या यूज किया जाता है। अगर फर्स्ट होल्डर जो है वो नहीं रहा तो जो सेकंड होल्डर है उसको फर्स्ट होल्डर कंसीडर किया जाएगा, राइट। अगर मान लो कोई सिंगली होल्ड पोर्टफोलियो है, एक ही ओनर है, एक ही होल्डर है उस पोर्टफोलियो का, तो उसमें जो नॉमिनी होंगे उनको वो यूनिट्स ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कोई खास मुश्किल चीज या मुश्किल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई पोर्टफोलियो जॉइंटली हेल्ड है, यानी एक साथ दो लोग या दो से ज्यादा लोग उसको होल्ड करते हैं और उसमें नॉमिनेशन है, तो क्या होगा? तो जो जॉइंट होल्डर है वो प्रीडेंस में चला जाएगा। तो क्या होगा? प्रीडेंस मतलब उनके पास उसकी जॉइंट होल्डिंग है वो रहेगी, उसके राइट्स उनके पास रहेंगे। अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है तो जो उनके लीगल सक्सेसर्स होंगे, जो उनके लीगल सक्सेसर को हिंदी में मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा, तो वो उत्तराधिकारियों को मिल जाएगा, राइट। जनरल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क, ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी किए थे। तो आप रेफरेंस के लिए फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। रिस्क रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, तो उसमें शॉर्ट सेलिंग, यानी कि किसी ने सस्ते में बेच दिया, महंगे में बेच दिया, सस्ते में खरीद लेगा। स्टॉक लैंडिंग, राइट। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में डिविडेंड डेरिवेटिव्स, ये सब चीजों के रिस्क हो सकते हैं। व्हाट इज स्मॉल एंड मिड कैप रिस्क? वो ये होगा, स्मॉल कैप में जनरली हाई रिस्क होल्ड करते हैं, तो जिन लोगों को ज्यादा रिटर्न का लालच होता है वो स्मॉल कैप या मिड कैप में इन जनरल जाते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिस्क रिटर्न हायरार्की की। जब भी आप ज्यादा रिटर्न का लालच करेंगे तो ज्यादा रिस्क आपको यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। रिस्क रिलेटेड टू डेट फंड्स आपको क्या मिलेगा? री इन्वेस्टमेंट रिस्क मिलेगा। रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। हर डेट इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट रेटिंग मिलती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जैसे AAA रेटेड डेट स्कीम्स हैं या बॉन्ड्स हैं, AA रेटेड हैं, AA+ हैं, A रेटेड हैं, एक्सेट्रा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई AA रेटेड बॉन्ड है और उसमें जो रेटिंग है वो माइग्रेट हो गई, लेट से वो कम हो गई, डिग्रेड हो गई, या अपग्रेड भी हो सकती है, राइट। तो उस केस में ये आपको थोड़ा सा स्लाइट रिस्क यहाँ पे देखना
पड़ेगा, राइट। फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज हैं, ट्रांजैक्शन रेट जो है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, वो चेंज होती हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको अपने रिटर्न्स में कंपैरेटिवली देखने को मिल जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी बिजनेस को समझना, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना, ये जानने के लिए कि वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना कितना ठीक है, क्या उसमें पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमें क्या उतने देखने को मिलेंगे या नहीं, क्या इसमें रिस्क हाई है या लो है। सो फंडामेंटल एनालिसिस का आम भाषा में मतलब होता है कि आप सीधे बिजनेस को समझने की बात करते हो, सही स्टॉक्स को चुनने की बात करते हो और फिर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस में सिक्योरिटी सिलेक्शन स्ट्रेटजी होंगी, चाहे वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा सोचेंगी। यानी फंडामेंटल एनालिसिस आमतौर पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया जाता। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाएगा? टेक्निकल एनालिसिस, जो कि प्राइस बिहेवियर को समझेगा, उसके ट्रेंड्स को समझेगा, किस तरह के ट्रेंड्स हैं, फ्यूचर में क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, प्राइस के, उस पे बेसिकली वो समझेगा। देन उससे इन्फ्लुएंस होने वाली चीजों को वो ध्यान में रखेगा। टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं जनरली, वो प्राइस वॉल्यूम चार्ट्स पे या कैंडल स्टिक्स चार्ट्स आपने देखे होंगे, उन सब पे वो ज्यादा रिसर्च एनालिसिस करते हैं और अकॉर्डिंगली वो चीजों को या अपने जो डिसीजंस हैं वो लेकर के आते हैं। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैक बोलते हैं उसको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये करेंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कि पर शेयर पे कितना अर्निंग होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी ऊपर जो है वो आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर कितना है, उससे पता लग जाएगा कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो क्या है। पी रेशो क्या होता है? कोई भी कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए कितना खर्च करती है, कितना इन्वेस्ट करती है, उसको पीई रेशो कहा जाता है। तो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ पैक जिसको बोलते हैं, ये पी रेशो से ग्रोथ का एस्टिमेशन जो है वो बताता है कंपनी की अर्निंग से रिलेटेड। तो ये इंडिकेट करेगा कि जो मार्केट है वो फेयरली वैल्यूड है कंपनी के शेयर्स में या नहीं, और उसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अर्निंग्स में वो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। A ratio less than 1 indicates the equity shares of the company are undervalued. अगर जो पी जो रेशो है वो लेस देन 1 यानी 1 से कम आया तो हम मानते हैं कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड है, यानी कि ये सही समय है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। एंड अ रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स ओवर वैल्यूड शेयर, और 1 से ज्यादा अगर हुआ तो वो ओवर वैल्यूड होता है, मतलब उसमें वो शायद सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे पता लगता है? तो जो टोटल नेटवर्थ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इससे आपको पता लग जाएगा कि उनकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो कितनी आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर आपको पता लग जाएगा। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, सॉल्यूशंस करके देख के जाने हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैं इसीलिए बार बार एक एक फॉर्मूला को पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि वो किस चीज के लिए एप्लीकेबल है। डिविडेंड यील्ड यानी डिविडेंड कितना आता है, तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, तो पता लग जाएगा कि कितने परसेंट आपके इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड है वो आ रहा है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो वो हाई ग्रोथ स्टॉक्स को चुनते हैं, यानी वो कंपनीज जिनमें ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, ज्यादा अच्छा पेस है ग्रोथ का, राइट। सो ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल में। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या होगा कि कंपनी स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बेसिकली ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो फंडामेंटली वो बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल कहा जाता है जब आप वैल्यूड स्टॉक को चुनते हो। सो इन्वेस्टर को नीड नो लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर वो फंडामेंटली एनालिसिस कर रखी है किसी भी स्टॉक की, देन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन या वैल्यू एप्रिसिएशन उनको देखने को मिलता है। क्या प्राइस एप्रिसिएशन के लिए या प्राइस बढ़ने के लिए उसको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है? जवाब है हाँ, और हो सकता है ना, मे बी यस मे बी नो, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है कि पहले आप कंपनी स्पेसिफिक, जो पहले तो कंपनी के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं उसको आपने एनालाइज किया, इवेल्युएट किया,
फिर आपने इंडस्ट्री के फैक्टर्स को इवेल्युएट किया, फिर इकोनॉमी एट लार्ज आपने उसको इवेल्युएट किया राइट। सो उसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है कि पहले कंपनी, फिर इंडस्ट्री, फिर इकोनॉमी एट लार्ज आपने एनालिसिस की। सो स्टॉक सिलेक्शन इसमें सबसे की डिसीजन होता है, तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन भी बेसिकली इसी का रिजल्ट है। आप स्टॉक सिलेक्शन डिसीजन में ही सेक्टर सिलेक्शन पे भी आ जाते हैं, सेक्टर एलोकेशन पे भी आप आ जाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या करता है, ये लार्ज एक्सपोजर पे बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सपोजर पे इसमें स्टक डाउन नहीं होता, कोई फंसता नहीं है उसमें। टॉप डाउन अप्रोच मतलब पहले मैंने इकोनॉमी देखी, फिर मैंने अपना जो इंडस्ट्री है वो देखी, उसके बाद मैं कंपनी पे आया। तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ बॉटम अप अप्रोच ये आपको देखने को मिलेगा राइट। सो बॉटम अप अप्रोच क्या बताती है कि आपने एक सही स्टॉक को चुना है, एक क्वालिटी स्टॉक को चुना है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके काफी काम आएगा, और जरूरी नहीं कि जिस सेक्टर के स्टॉक को आपने चुना वो सेक्टर बहुत पॉपुलर हो उस वक्त, इसका आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ये टोटल रिस्क इन इन्वेस्टमेंट बताता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में कितना टोटल रिस्क आपको है। सो एज अ मेजर ऑफ रिस्क इट इज रेलेवेंट फॉर बोथ डेट। तो बेसिकली रिस्क के मेजरमेंट के लिए डेट एंड इक्विटी दोनों ही केसेस में यूजफुल है, आपके काम आएगा। जो एक हाई स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो ज्यादा वॉलेटिलिटी को या ज्यादा रिस्क को दर्शाता है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है मतलब उसमें वॉलेटिलिटी और उसमें जो रिस्क है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर आप किसी भी स्कीम के बेंचमार्क से या उसके पीयर ग्रुप से, मतलब उसके दूसरे जो वैसे सिमिलर म्यूचुअल फंड्स हैं, दूसरे स्टॉक्स, उससे जब आप देखेंगे तो एक पर्सपेक्टिव मिलता है आपको स्कीम में कंपैरिजन करने का, तो इसको आप ध्यान में रखें। बीटा एक सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है जो आपको बताता है कि लेट्स से एक इंडेक्स है, निफ्टी है, और एक स्टॉक है, उस स्टॉक का जो बीटा है दैट इज 1। तो अगर निफ्टी उसका बेंचमार्क है, तो निफ्टी अगर 10% से गिरा तो ये वाला स्टॉक भी 10% से गिरेगा राइट, या ये वाला स्टॉक गिरा तो निफ्टी भी 10% से गिरेगा। इसको बोलते हैं बीटा का 1 होना। अगर बीटा कम है तो लेट्स से निफ्टी अगर गिरा 10% से और बीटा है 0.8, तो ये 8% से गिरेगा। तो ये सेंसिटिविटी इंडेक्स है बीटा, जो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि किसी भी कंपनी का जो बीटा है वो कैसे आप दो चीजों को, सिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को समझ पाएंगे। मॉडिफाइड जो ड्यूरेशन होती है वो सेंसिटिविटी रिस्क ऑफ डेट, डेट में जो सेंसिटिविटी रिस्क है उसको बताती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो बना रहता है, तो अगर मॉडिफिकेशन ड्यूरेशन अगर ज्यादा है तो उसमें इंटरेस्ट सेंसिटिव रिस्क जो होगा पोर्टफोलियो में वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि कई बार जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो भी अपग्रेड डाउनग्रेड होती हैं, तो उसका भी रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा बना रहता है। क्रेडिट रेटिंग जो प्रोफाइल है वो बताते हैं कि डिफॉल्ट रिस्क उस स्कीम में कितना है कितना नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता या उसमें क्रेडिट रिस्क इन जनरल देखने को नहीं मिलता। जो दूसरे कॉर्पोरेट इश्यूएंस होते हैं वो क्रेडिट रिस्क को कैरी करते हैं। क्रेडिट रेटिंग अगर ज्यादा होगी तो क्रेडिट रिस्क कम होगा या डिफॉल्ट रिस्क कम होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। दो पोर्टफोलियो होते हैं राइट, एक होता है मेन पोर्टफोलियो, एक होता है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब जिसमें वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें अभी अभी कोई क्रेडिट इवेंट हुआ या किसी क्रेडिट इवेंट की वजह से वो अफेक्ट हुए, तो उसको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। मेन पोर्टफोलियो है जिसमें आपके सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं या जो उसके पार्ट्स हैं वो उसमें नहीं मिलेंगे। एएमसी अलाउड है किस चीज के लिए कि वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में बनाए अगर कोई क्रेडिट इवेंट हुआ है, तो जैसे डाउनग्रेड हो गया किसी का क्रेडिट रेटिंग, ट्रिपल ए था डबल ए हो गया, तो उसमें वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में वो वाला जो डेट स्कीम है वो चला जाएगा, वो जो बॉन्ड है वो चला जाएगा वहां पे राइट। रिटर्न्स कई तरीके से मैनेज की जा सकती हैं, कैलकुलेट की जा सकती हैं। सिंपल रिटर्न्स, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, कंपाउंडेड रिटर्न्स एंड सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट राइट। तो सीएजीआर को हम मानते हैं जितना भी डिविडेंड पे आउट आएगा वो री इन्वेस्ट हो गया स्कीम में, और उसको एक्स डिविडेंड एनएवी पे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उसको कहते हैं सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। पहले म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो प्राइस रिटर्न वेरिएंट ऑफ इंडेक्स दैट इज पीआरआई जो होता है उसको बेसिकली बेंचमार्क रखा जाता था,
और पीआरआई क्या कैप्चर करता है? सिर्फ कैपिटल गेन। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो क्या 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 कैप्चर करता है? सिर्फ कैपिटल गेन। अभी 1 फरवरी 2018 से म्यूचुअल फंड जो जितनी भी स्कीम्स हैं उनको बेंचमार्क रखा गया टीआरआई में। टीआरआई मतलब टोटल रिटर्न वेरिएंट ऑफ इंडेक्स, टीआरआई इंडेक्स में उसको बेंचमार्क रखा गया। टोटल रिटर्न वेरिएंट इंडेक्स क्या होता है? वो सारे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट, उसका जो जनरेट हुआ है उससे, और जो वैल्यू एप्रिसिएशन है वो सब उसमें जो कैपिटल गेन है वो भी उसमें एड ऑन कर लेता है। देन एनएसईज माइबॉर, दैट इज MIBOR, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट पे बेस्ड है। तो एनएसई क्या करता है? एक सिमिलरली इंडाइसेस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का। दूसरा, कुछ सिक्योरिटीज बॉन्ड्स भी आपको, सोवरेन सिक्योरिटी बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे, उनको इंडेक्स बॉन्ड जिनको हम आईबेक्स कहते हैं, वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको जो टेन्योर है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो 1 से 3 साल शॉर्ट टर्म, 3 से 7 साल मिड टर्म, एंड 7 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म आपको देखने को मिलेगा, राइट। लिक्विड स्कीम्स 91 डेज की या उससे कम की मेच्योरिटी होती है, अप टू 91 डेज की, 91 दिनों की उसमें मेच्योरिटी देखने को मिलेगी, इसीलिए उसको मनी मार्केट बेंचमार्क कहा। बेसिकली जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट उसको बेंचमार्क रखा जाता है मेबॉर और क्विजिल लिक्विड फंड के सूटेबल केसेस में, राइट। देन हाइब्रिड फंड्स, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होगा, राइट। उसमें हमने ऑलरेडी अपने पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है कि अग्रेसिव हाइब्रिड क्या होता है, बैलेंस्ड हाइब्रिड क्या होता है। आप पार्ट 2 के वीडियो को रेफर यहाँ पे कर सकते हो, राइट। गोल्ड ईटीएफ, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और वहीं पे अगर आप गोल्ड के ईटीएफ के साथ जाएंगे तो उसको गोल्ड ईटीएफ कहा जाएगा। उसमें बेंचमार्क होता है फिजिकल गोल्ड, ये आपको देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट फंड, तो कुछ रियल एस्टेट सर्विसेज कंपनीज हैं जिन्होंने अपना खुद का एक रियल एस्टेट इंडाइसिस डेवलप किया हुआ है। ये क्योंकि बहुत पुराने नहीं हैं, बहुत पुरानी इनकी हिस्ट्री नहीं है, तो ये इतने पॉपुलरली एक्सेप्टेड नहीं है मार्केट में रादर देन इक्विटी। सो इक्विटी क्योंकि बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल डेटा हमें मिल जाता है, तो वो ज़्यादा पॉपुलरली एक्सेप्टेड रहता है। इंटरनेशनल फंड, तो इंटरनेशनल फंड का जो बेंचमार्क होगा वो उनके जिस बेंचमार्क को फॉलो अप कर रहे होंगे अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उस बेंचमार्क को कंसिडर किया जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर कोई एक स्कीम है जो कि चाइना को बेसिकली ट्रैक कर रही है, तो चाइना का जो बेंचमार्क है हैंगसेंग इंडेक्स, चाइनीज इंडेक्स, उसको बेंचमार्क माना जाएगा। S&P 500 को उनके लिए अच्छा है जो कि यूएस मार्केट को लार्जली टारगेट कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड बेंचमार्क इक्विटी स्कीम्स के लिए निफ्टी और सेंसेक्स होते हैं, ये बात हम सबको पता है। लॉन्ग टर्म डेट के लिए जो 10 ईयर डेटेड GOI सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज हैं, वो स्टैंडर्ड बेंचमार्क यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। शॉर्ट टर्म डेट के लिए 1 ईयर के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसको स्टैंडर्ड बेंचमार्क माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, राइट। गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट है, तो उसमें जो भी वैल्यूएशन या जो उसका कह सकते हैं बेंचमार्क है, वो गोल्ड के प्राइस को ही ट्रैक करता है, इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइस को ही वो ट्रैक करता है, राइट। तो यहाँ पे जो रियल एसेट होती है, जैसे रियल एस्टेट से अलावा जो गोल्ड है वो लोकल एसेट, रियल एस्टेट लोकल एसेट, गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट है। तो रियल एस्टेट को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, गोल्ड को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है लोकल फैक्टर्स से, बेसिकली उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। शार्पे रेशो, ट्राइनर रेशो, ये आपको पढ़ना है और पढ़ के फॉर्मूला याद करके तब जाना है, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। सो मेक श्योर आपको ये फॉर्मूलाज आते हों, राइट। अल्फा क्या होता है? अल्फा, मान लीजिए कोई एक इंडेक्स फंड है और उससे रिलेटेड ही हमारा एक दूसरा फंड है। तो हमारा लेट्स से मेरा एक ABC फंड है, उसका बेंचमार्क एक इंडेक्स है। वो जो इंडेक्स है उसने 10% का रिटर्न दिया, और मेरा जो ये फंड है उसने 12% का रिटर्न दिया, तो 2% एक्स्ट्रा इसने रिटर्न दिया, तो दैट इज अल्फा। अल्फा कितना है? 2%। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अल्फा डिपेंड करता है एक फंड मैनेजर की कैपेबिलिटीज पे, कि वो कितने केपेबल हैं, कितना पॉजिटिव अल्फा उन्होंने जनरेट किया। तो पॉजिटिव अल्फा जनरेट हुआ मतलब जो फंड मैनेजर है वो बहुत केपेबल है। नेगेटिव अल्फा के केस में सिचुएशन जो है थोड़ी सी स्लाइटली डिफर कर सकती है, राइट। मतलब उनकी कैपेबिलिटी फिलहाल उतनी नहीं है। बीटा ऑफ द मार्केट,
इन जनरल वन है बाय डेफिनेशन, मैंने बताया सेंसिटिविटी इंडेक्स है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर किसी भी इंडेक्स का जो बीटा है वो वन है, मतलब वो इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इंडेक्स फंड के रिटर्न में, मार्केट रिटर्न में जो डिफरेंस होता है उसको ट्रैकिंग एरर कहते हैं। तो जितना कम डिफरेंस उतना कम ट्रैकिंग एरर, ये आपको देखने को मिलेगा। When an Indian investor invests in equities abroad, he is essentially taking two exposures. कौन कौन से? एक तो वो लेता है फॉरेन इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर, दूसरा वो लेता है उसमें एक्सचेंज रेट का एक्सपोजर। जैसे कोई भारतीय इन्वेस्टर है, उसने अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है या किया है, तो दो एक्सपोजर हैं उसके पास रिस्क है। पहला तो इक्विटी मार्केट का वहां का एक्सपोजर है, दूसरा एक्सचेंज रेट का भी एक्सपोजर है, रुपी का प्राइस, डॉलर का प्राइस कम होगा, बढ़ेगा। तो अगर क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहां हुआ है और डॉलर वहां से टूटा, यानी डॉलर कम हुआ या रुपी स्ट्रांग हुआ, तो उसका रिटर्न कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। वाइस वर्सा में वाइस वर्सा केसेस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो किसी भी स्टॉक या किसी भी इन्वेस्टमेंट को खरीदने या इन्वेस्टमेंट को बाय या सेल करने के लिए जो भी ब्रोकर है उसकी ब्रोकिंग कॉस्ट लगती है, राइट। तो कई बार फ्रीक्वेंट चढ़ने, यानी बार बार बहुत ज्यादा खरीदना, बार बार बहुत ज्यादा बेचना पोर्टफोलियो में, इसमें क्या होता है, ब्रोकिंग कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम। फिर से सुनिएगा ध्यान से, पोर्टफोलियो टर्नओवर जो रेशियो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी एक पीरियड में, डिवाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड। इससे आपको पता लगेगा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना है, यानी कितने समय में बाय किया गया, कितने समय में होल्ड किया गया और कितने समय में एवरेज बाइंग और सेलिंग कर दी जाती है, राइट। शॉर्ट होल्डिंग पीरियड क्या होता है, वो बताता है कि जो मैनेजर है वो टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपको एक मिलेगा मेन पोर्टफोलियो, दूसरा आपको मिलेगा सैटेलाइट पोर्टफोलियो। सो मेन पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिक होता है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मेरी लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है तो मेरा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया गया। टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करें और शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें उसके लिए सैटेलाइट पोर्टफोलियो इस एडवांटेज के लिए बनाया जाता है, राइट। तो एक डाइवर्सिफाइड, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं। तो ये ब्रॉडली आपको फायदा दे करके जाएगा, अलाइनमेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट के अलाइनमेंट का फायदा दे करके जाएगा। सेक्टर फंड्स साइक्लिकली बहुत अच्छा करते हैं और इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कई बार पॉजिटिव होते हैं पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, कई बार नेगेटिव भी देखे जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड्स जो हैं उसमें जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने होते हैं तो वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उनका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा होता है तो उनका प्राइस बढ़ जाता है, उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। ये वाइस वर्सा काम करता है, राइट। द एक्सपोजर टू गोल्ड फंड्स कैन इंक्रीज व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई। तो जब भी गोल्ड फंड्स में आप जाएंगे उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है, कब, जब इन्फ्लेशन हाई हो या फिर जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फिजिकल अनसर्टेनिटीज हो। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल एसेट है, पॉपुलर एसेट है, यहाँ पर थोड़े से ट्रस्ट जो इश्यूज होते हैं वो नहीं होते, लोग ज्यादा भरोसा करते हैं जब भी कोई पॉलिटिकल इशू या ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिले, राइट। जैसे डी डॉलराइजेशन, जब डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना हुआ तो चाइना ने ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को बाय करना स्टार्ट कर दिया, अपने रिजर्व्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गोल्ड के केस में, राइट। ये उसका एक एग्जांपल हो सकता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो बहुत छोटा प्रपोर्शन रखते हैं और वो उसको ज्यादातर को टेक्टिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिकली, स्ट्रेटेजिकली आपको अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज इस केस में करना चाहिए। मॉडरेट इन्वेस्टर क्या करता है, वो 80% एलोकेशन रखता है अपना कोर इन्वेस्टमेंट में जो कि स्ट्रेटेजिक है, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है, और 20% टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स में रखता है कि शॉर्ट टर्म की कुछ अपॉर्चुनिटीज का उसको बेनिफिट मिल जाए।
Right. An investor comfortable with taking higher risk may have an higher exposure in tactical investment. So definitely जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आमतौर पे टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ होता है, रादर देन कि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जाएं। तो जो सिग्निफिकेंट यूनिट होल्डर्स होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो 5% या ज्यादा टोटल कॉर्पस का किसी भी स्कीम में होल्ड करते हैं। इंडेक्स स्कीम्स की अगर बात की जाए, तो जो ट्रैकिंग एरर होता है वो बेसिस है कि वो स्कीम कितनी अच्छी है और कितनी नहीं, राइट। जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा वो उतनी अच्छी स्कीम मानी जाती है, कही जाती है। ऐसे ही गोल्ड ईटीएफ में भी जो गोल्ड का प्राइस है वो उसको कितना बेटर तरीके से ट्रैक करते हैं, उससे ही पता लगता है कि वो जो स्कीम है, वो जो गोल्ड का ईटीएफ है, वो कितना बेटर है और कितना नहीं, राइट। सो ये एक स्पेसिफिक फिफ्थ जो पार्ट था वीडियो का, जिसमें आज NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम का जो रिफ्रेशर मॉड्यूल है वो हमने पूरा आज कर लिया है। इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा, दो प्रोसेस हैं। पहला तरीका है कि पहले आप जो आपको मॉड्यूल मिलता है 368 पेजेस के आसपास का, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें, फिर आप यहाँ पर आकर के इन वीडियोस को देख लें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरा तरीका है जिनको थोड़ा सा फास्ट पेस चाहिए, तो पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर जिस जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि थोड़ी सी जानकारी और चाहिए, उन टॉपिक पे टिक करके आप वो मॉड्यूल पढ़ लें। मॉड्यूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्जाम को पास करने के लिए। बहुत आसान एग्जाम आता है, कोई खास मुश्किल एग्जाम नहीं होता, आसानी से पढ़ के आप इसको पास कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, उससे संबंधित सभी दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ें, समझें, फिर अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, राइट। आप प्रो स्टार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिंपली इसको स्कैन करके, या आपके पास लिंक भी आ जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस। मैं आशा करता हूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आई एम होपिंग यू ऑल विल गेट पास्ड in your examinations. Thank you so much for your patience once again, everyone.